अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आई होप यूर ऑल वेल। व्यूवर्स, आज हम आइकम पार्ट 2 अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 जो डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का चैप्टर है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे आज हम ये तीनों टर्म्स जो कि इस चैप्टर के नेम में दी गई हैं, इन तीनों को पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो डेप्रिसिएशन है। आपने किसी भी न्यूमेरिकल में आगे ना तो आपने प्रोविज़न का कुछ करना है, ना आपने रिजर्व्स वाला कोई उसमें करना है। सिर्फ आपने एक चीज़ को फॉलो करना है। एक ही तरह के क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस होंगे सिर्फ डेप्रिसिएशन के। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिविजुअली इन तीनों की डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है, द परमानेंट और कॉन्टिन्यूस डिमिनिशन इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट। किसी भी एसेट की यानी असासे में कमी आते रहना, उसकी वैल्यू में, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में कमी आते रहना, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लें जी, आपके कोई बिजनेस है, आपका मशीनरी वगैरह यूज़ होती है, तो देखिए मशीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक आपको जो है वो हेल्प करेगी अर्न करने में, अच्छे से चलेगी, आपको उसके ऊपर कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसकी वैल्यू में कमी तो आती जाएगी ना, यानी उसकी जो क्वालिटी में कमी आ रही है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन। सेट असाइड एन अमाउंट इन एन ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट फॉर अ नोन लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ के लिए जो अमाउंट सेट की जाती है कंपनी में, उसको हम प्रोविजन बोलते हैं। एग्जांपल में आप ले लें, डिबेंचर्स वगैरह जो होते हैं, लोन लिया होता है, लायबिलिटी होती है, तो उनके लिए एक अमाउंट जो है फिक्स कर दी जाती है, क्योंकि डिबेंचर उतने का ही इशू किया जाता है, फिर जितना लोन लिया हो उतने टाइम के लिए या उतने जो है प्राइस के लिए। तो इस जो अमाउंट इस लायबिलिटी के लिए सेट की जाती है उसको हम प्रोविजन बोलते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व्स। The portion of the profit which is kept apart for meeting known or unknown losses. रिजर्व बोलते हैं किसी चीज़ को महफूज करके रख लेना। अब कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो आप वो सारे का सारा प्रॉफिट जो है आप उसको खर्च नहीं कर देते हो, आप उसके मतलब शेयर्स वगैरह खरीदने में लगा दो और कंपनीज के, या कुछ भी ऐसा जो है एसेट्स वगैरह लेने में। कुछ ऐसे प्रॉफिट का कुछ थोड़ा सा पोर्शन जो आप साइड पे कर दो, ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी नोन और अननोन लॉस से निपटने के लिए आपको वो यूज़ करना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट पे बताया कि इसमें एक सबसे मेन चीज़ है, वो है डेप्रिसिएशन। तो हमने उसी को पढ़ना है, आगे भी न्यूमेरिकल्स में भी हमने उसी को सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी तरह की है। बेसिकली डेप्रिसिएशन दो तरह की होती है, दो मेथड से की जाती है। एक को बोला जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरे को बोला जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, अंडर दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट विल बी इक्वल इन ईच अकाउंटिंग ईयर। इस मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन की जाती है किसी एसेट की, तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो सेम रहती है, इक्वल रहती है ईच अकाउंटिंग ईयर में। जब तक कि उसकी वो लाइफ है, उसकी एसेट की है, तब तक उसकी जो भी डेप्रिसिएशन होगी वो सेम ही रहेगी। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं जी। देखें, आप सपोज करें एक मशीनरी है, मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000, 10,000 रुपये की एक मशीन खरीदी है और 5% डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज करनी है हर साल। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है वो मंथली नहीं होती है, वो एनुअली होती है, क्योंकि जो कंपनीज के अकाउंट्स होते हैं, फाइनल अकाउंट्स, वो तो ईयर के एंड पे ही बनाए जाते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है वो पर एनम पर ईयर उसके ऊपर 5% चार्ज करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, डिवाइड बाय कर देंगे 100। हमारे पास आंसर आ गया है 500 रुपीज़। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 10,000 रुपीज़ में से 500 रुपीज़ को माइनस कर दिया, 9,500 रुपीज़ हमारे पास आंसर आया। यहाँ देखिए 9,500 रुपीज़ आंसर आया हमारे पास। जब नेक्स्ट ईयर की हमने की तो 9,500 रुपीज़ में से फिर 500 को माइनस कर दिया। जैसे कि डेफिनेशन में भी लिखा था कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो सेम रहेगी, तो हमने नेक्स्ट ईयर भी 9,500 रुपीज़ में से 5% यानी कि 500 रुपीज़ को माइनस कर दिया। हमारे पास आंसर आ गया 9,000 रुपीज़। फिर थर्ड ईयर में जब गए उसमें भी हमने सेम किया, माइनस कर दिया 5% यानी 500 रुपीज़ को, तो 8,500 रुपीज़ हमारे पास जो एसेट की वैल्यू आई हमारे पास।
तो देखिए जी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम अंडर दिस मेथड एंड दिस मेथड इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड, आप नाम से ही अंदाजा लगा ले, फिक्स्ड लिखा है यानी जो डेप्रिसिएशन है उसने फिक्स ही रहना है, हर साल फिक्स रहना है। सेकंड मेथड है जी हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेफिनेशन देखते हैं। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। इस मेथड में जो बुक वैल्यू एसेट की रह जाती है उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। वो किस तरह से, एग्जाम्पल में आ जाए, वही वाला एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करें यहाँ पे भी, लेकिन ये मेथड है अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो क्या किया हमने, 10,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 किया, हमारे पास 500 रुपीज़ आ गए। अब इसमें देखें, जब हमने 10,000 रुपीज़ में से 500 रुपीज़ को माइनस किया, 9,500 रुपीज़ हमारे पास ये आंसर आया फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन का। सेकेंड ईयर हम लोग डेप्रिसिएशन किस तरह से करेंगे कि बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है। बुक वैल्यू होती है जिस वैल्यू, जिस प्राइस के साथ कोई एसेट कंपनी के अकाउंट्स में रजिस्टर्ड है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू हो गई है 9,500 रुपीज़ है। एसेट तो 10,000 रुपीज़ का था लेकिन अब रह गया वो 9,500 रुपीज़ का। अब इस 9,500 रुपीज़ के ऊपर हमने 5% की डेप्रिसिएशन लेनी है। 9,500 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 किया, 475 रुपीज़। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन की एक और वैल्यू आ गई है। जब हम लोगों ने इसको 9,500 रुपीज़ में से माइनस किया, हमारे पास 9,023 रुपीज़ जो है वो अब बुक वैल्यू बची है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हम 9,023 रुपीज़ को मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको माइनस करते जाएंगे। और यूँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमारे पास हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होनी होती है, क्योंकि हर साल हम चार्ज करते हैं उसको नई बुक वैल्यू पे। इसके वर्ड से ही पता चल जाता है कि हर साल जो उसकी वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, कम होती जाएगी। और व्यूअर्स, ये तो चीज़ हो गई जब हमारे पास डेप्रिसिएशन बता दी जाती है परसेंटेज में कि हमने कितने % डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है पर एनम। अब कभी कभी ये होता है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं दी होती है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं जिस प्राइस पे वो एसेट खरीदा और उसको इंस्टॉल करवाने तक जो सारे उसके अखराजात होते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट आपने लिया 9,000 रुपीज़ का और उसको लाने में, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसके इंस्टॉलेशन में आपको 1,000 रुपीज़ और स्पेंड करना पड़ गए हैं, तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 10,000 रुपीज़। अब इस 10,000 रुपीज़ में से हमने माइनस करनी है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं वो वैल्यू, कोई भी एसेट जब अपनी मुद्दत पूरी कर देता है अपने काम करने की, क्योंकि डेप्रिसिएशन है, हर साल उसकी जो क्वालिटी है उसमें कमी आती रहेगी, वो कम 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 होता जाएगा और फिर आखिरकार वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो जब ख़राब हो गया, वो उसकी वर्किंग लाइफ ख़त्म हो गई है, फिर जब उसको हमने सेल किया, यानी हमने उसको कबाड़ में दे दिया है, तो कबाड़ में वो जिस अमाउंट पे सेल हुआ है उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। सो कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कर देना है एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ के मतलब आपने मशीनरी ली और उसकी 10 साल की गारंटी है कि वो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है कि 10 साल तक ये चलेगी, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है ये चलेगी या नहीं चलेगी, तो उसको हम एस्टिमेटेड लाइफ बोलते हैं। तो जब हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन की परसेंटेज या अमाउंट नहीं दी होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 5 की इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम इन दोनों मेथड्स को, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दोनों को हम विद फॉर्मेट्स अपनी फर्दर वीडियोस में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली इंशाल्लाह। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।